बीकॉम थर्ड ईयर में पढ़ने वाली एक छात्रा के पेट पर अचानक से एक दाद निकल आता है और उस दाद निकलने की वजह से उस लड़की को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, परेशानी हो रही थी। जैसे दाद निकलता है तो उसमें अजीब तरह की खुजली होती थी, बहुत ज़्यादा जलन होती थी। लेकिन शुरुआत में इसने इस बात को अपने परिवार में किसी से भी जिक्र नहीं किया, बताया नहीं। और जैसे नहीं बताया तो इस हिसाब से वो दाद लगातार बढ़ता चला जाता है। पूरे पेट पर वो दाद फैल जाता है और पेट के साथ साथ वो जांघों पर होता हुआ वो चारों तरफ उस हिस्से में फैल जाता है। और जितना वो लगातार फैल रहा था उतना ही उस लड़की को तकलीफ हो रही थी। वो अपने कमरे में बैठ जाया करती थी और कई कई घंटे तक अकेली रहती थी अंदर कमरे में और बिना कपड़ों के रहती थी। एक बार उसकी माँ ने अपनी ही बेटी को रोते हुए सुबकते हुए देख लिया। बेटी से पूछा कि बेटा तुम क्या बात है, कमरे में रहती हो, बहुत बहुत देर तक रहती हो, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। एक दिन लड़की ने रोते हुए पूरी कहानी बताई कि उसको एक दाद निकल आया और दाद वो पूरे पेट पे फैला। पेट पे फैलने के साथ साथ वो पूरी जांघों में फैल जाता है और लगातार तकलीफ होती है। और जब कपड़ा उससे टच होता है तो ज़्यादा जलन होती है और बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। माँ ने कहा इतनी दिन की बात है और तुमने बताया नहीं, चलो एक काम करते हैं, डॉक्टर के पास चलते हैं। उस बेटी को वो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। उस डॉक्टर से आराम नहीं मिलता, उसके बाद फिर दूसरे डॉक्टर के पास, तीसरे डॉक्टर के पास, चौथे डॉक्टर के पास, इस तरह से कई डॉक्टरों को दिखाया जाता है। लेकिन उस लड़की को इस बीमारी से बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा था। आखिरकार उस लड़की की बात दूसरे सहेलियों तक पहुंच जाती है और किसी ने कहा कि एक लड़का है जो देसी जड़ी बूटियां देता है, तुम्हें उससे भी मिलना चाहिए, हो सकता है कि वहां से आराम मिल जाए। उस लड़के के पास जाते हैं जो तंत्र मंत्र का भी काम करता है, फेरी लगाकर कपड़े भी बेचता है और इस तरह की देसी दवाइयां भी देता है। आखिरकार जब उस लड़के से संपर्क किया जाता है तो वो लड़का कुछ दवाइयां देता है और दवाई देने के कुछ दिन के बाद ही उस लड़की को आराम मिल जाता है। ऐसा जैसे पता नहीं उसके पास कोई जादू की जड़ी बूटी हो। वो लड़की जो कई कई घंटे तक बहुत तकलीफ में, परेशानी में रहती थी, अचानक ही उसकी बीमारी कुछ ही दिनों में जब समाप्त खत्म हो जाती है तो लड़की बेइंतहा खुश हो जाती है। उस लड़के को खुश करने के लिए, उस तांत्रिक को खुश करने के लिए, उस फेरी वाले को खुश करने के लिए उस लड़की ने उस तांत्रिक का, उस लड़के का नाम अपने हाथ पर टैटू बनवा दिया। और एक दिन वो जाती है उसे दिखाने के लिए कि देखो मैंने तुम्हारे नाम का एक टैटू बनाया है। बस इतना था, वो लड़का भी खुश हो जाता है। उस लड़के ने ये बिल्कुल भी नहीं बताया कि वो कौन है, कहाँ से कहाँ रहने वाला है, क्योंकि जो नाम अभी तक उस लड़की को पता था शायद वो असली नाम के बारे में जानती भी नहीं थी। और जो नाम उसको पता था वही नाम उसने उसके गुदवा लिया था। एक हाथ पर लड़की का नाम लिखा हुआ था तो एक हाथ पर उस लड़की के लड़के का नाम लिखा हुआ था। और ऐसे ही वक्त आगे बढ़ रहा था। एक दिन उस लड़की ने जिद की कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। आखिरकार शादी तो हो जाती है, यानी कि निकाह हो जाता है। और निकाह की जो रात थी, यानी कि सुहाग रात की जो रात थी, उसी रात उस लड़की का कत्ल भी हो जाता है। ना केवल कत्ल होता है बल्कि उसकी पहचान ना हो इसलिए उसके दोनों हाथों को काट दिया जाता है। पुलिस को इस कातिल तक पहुंचने में लगभग 1 साल का समय लग जाता है। और जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि वो जो कातिल है कितना शातिर किस्म का है, जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ का एक थाना लगता है दोराला, और दोराला थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है लोहिया। ये तारीख थी 13 जून 2019 की दोपहर लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। एक ईश्वर पंडित नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि अपनी खेतों की तरफ गया हुआ था। वो देखता क्या है कि पास में ही एक खेत है सबी अहमद का, और सबी अहमद के ईख की जो है वो थोड़ी थोड़ी अभी बढ़ रही है। उस ईख से निकलता हो उसने एक कुत्ते को देखा और उस कुत्ते के मुंह में एक इंसान का हाथ था। उस इंसान के हाथ को देखने के बाद उसने उस कुत्ते को पकड़ने की तमाम कोशिशें की। उसके पीछे पीछे भागता है कि आखिर ये देखने के लिए क्या सचमुच इंसान का हाथ है या उसे लग रहा है या उसका कोई भ्रम है। जैसे ही ईश्वर पंडित ने ये देखा, जब उसे पूरी तरह से यकीन हो जाता है, इत्मीनान हो जाता है, उस कुत्ते से उसके वो हाथ को छीनने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो हाथ, अब उस पर मांस की जो मात्रा थी वो बिल्कुल लगभग खत्म हो चुकी थी। लेकिन उससे ये पता चल रहा था कि ये किसी इंसान का हाथ है। तभी पुलिस को सूचना दी जाती है। और जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, अब दोराला पुलिस हो या फिर मेरठ के एसएसपी जिनका नाम अजय साहनी होता है, सर्किल ऑफिसर जितेंद्र सरगम, ये तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं अपनी टीम को लेकर। फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और सर्विलांस टीम मौके पर पहुंच जाती है। अभी खैर एक हाथ मिला था और वो भी हाथ अब पूरी स्थिति में नहीं था, यानी कि उसके ऊपर जो मांस था वो काफ़ी मात्रा में कुत्ता खा चुका था। आखिरकार ये हाथ कहाँ से आया है, कहाँ से नहीं आया है, डॉग स्क्वाड की मदद से अब इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही थी। जब पता लगाने की कोशिश की जा रही थी तो सबी अहमद का जो खेत होता है ईख का, जिसमें छोटी छोटी अभी ईख है, तो उस जगह पर जब डॉग स्क्वाड घूमता है तो वो घूमते घूमते एक जगह जाकर रुक जाता है, टिक जाता है।
और जाके वहाँ पर फिर पुलिस वालों ने उस एरिया को खुदवाना शुरू किया है और खुदाई करने के बाद पता चलता है कि वहाँ पर एक लड़की की लाश दबी हुई है। आखिरकार उस लाश को जब बाहर निकाला जाता है तो लाश के ना तो सर था और ना ही दोनों हाथ थे। अब कहीं ना कहीं पुलिस को ये इत्मीनान हो चुका था कि जो हाथ है वो इसी लाश का है, बाकी दूसरा हाथ कहाँ है और साथ ही सर कहाँ है। पुलिस ने उस सर को और लाश के बाकी जो हिस्से थे उनको तलाशने की तमाम कोशिशें की। साथ ही उस लड़की का जो शरीर था वो बिल्कुल न्यूड अवस्था में था, नग्न अवस्था में था, उसके तन पर कोई भी कपड़े नहीं थे और ऐसा लग रहा था कि ये लाश बहुत ज़्यादा दिन पुरानी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन की या 15 या 20 दिन पुरानी के आसपास लाश रही होगी। आखिरकार ये किसकी लाश है, किसकी नहीं है? पुलिस ने जब इसका तलाश करने की और इसका पता करने की तमाम कोशिश की तो आसपास के ज़िलों में भी इस तरह की कोई गुमशुदगी दर्ज नहीं थी, चाहे वो मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, बुलंदशहर हो, बागपत हो, दिल्ली हो, गाज़ियाबाद हो, हापुड़ हो, इस तरह के जो आसपास के जितने भी ज़िले थे, सहारनपुर तक पुलिस ने तमाम कोशिशें की और एक हुलिया तैयार किया कि कुछ इस तरह का एक हुलिया है, इस तरह की लंबाई है, इस तरह की उम्र है और ये एक लड़की है। उसकी बॉडी पर सिर्फ उसके एक कपड़ा था जो कच्चा होता है, बस वही था। उसके भी एक पहचान दिखाई गई थी, लेकिन कहीं से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। पुलिस वालों ने आखिरकार और अपनी टीमें बढ़ाई और टीमें बढ़ाने के बाद सर को भी तलाश करना शुरू किया और जो एक हाथ बचा था उस हाथ को भी ढूंढने के लिए आसपास के तालाब हों या आसपास के नाले हों, जो भी जगह थी हर जगह को तलाश करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ सर नहीं आता और देखते ही देखते ये वक्त बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ने लगता है। ये जो टुकड़ा मिलता है जून के महीने मिलता है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस तरह से एक एक महीना लगातार बीत रहा था, लेकिन पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही थी, काम कर रही थी, ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार ये किस लड़की की लाश है और इसके हाथ क्यों काटे गए, उसकी गला क्यों काटा गया। पुलिस इन्हीं की तलाश में थी और जो यहाँ के ऑफिसर होते हैं जिनका नाम जितेंद्र सरगम होता है, इन्होंने टीम लगाई हुई थी। तब इन्होंने फॉरेंसिक जो टीम होती है, सर्विलांस टीम होती है, उनसे कहा कि जो भी छोटे से छोटा, बारीक से बारीक कोई सबूत हाथ लगता है तो आखिरकार उस पर काम करना शुरू करते रहो, भले ही चाहे तुम्हें कितना ही वक्त लग जाए। लगभग 12 महीने का वक्त लग गया था। ऐसे समझ लीजिए जैसे क्या किसी भूसे के ढेर से सुई को तलाशने जैसी स्थिति थी। आखिरकार बीटीएस टावर पर उस दिन या उस के आसपास 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में जो भी मोबाइल नंबर चल रहे थे, वो मोबाइल नंबर कौन कौन थे कि कोई बाहर का तो नहीं था, क्योंकि आसपास के इलाके की कोई भी लड़की गायब नहीं थी, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं थी। पुलिस ने अपने जो मुखबिर थे सभी लगाए हुए थे। तभी बीटीएस टावर की मदद से पता चलता है कि एक नंबर है जो लगभग यहाँ से 300 किलोमीटर दूर पंजाब प्रदेश के लुधियाना शहर का नंबर है, जो यहाँ इस इलाके में चलता पाया गया था। पुलिस ने बस इस नंबर को और गंभीरता से लिया। साथ ही पुलिस को 1 साल के बाद एक और सूचना मिली थी, वो गोपनीय रूप से, कि एक व्यक्ति है जो शराब पीकर इस तरह की डीगे हाँक रहा है कि फलाने व्यक्ति ने एक कत्ल कर दिया है। पुलिस को अब चारों तरफ से एक एक चीज को जुटाने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार जो एक नंबर मिला था 300 किलोमीटर दूर चलने वाला, उस नंबर से जुड़े हुए जो और नंबर थे उन नंबरों पर फोन किया जाता है और वो नंबर उठाता है एक व्यक्ति जिसका नाम होता है संजीव देशवाल। संजीव देशवाल, उनकी पत्नी होती हैं सीमा देशवाल। जैसे फ़ोन किया जाता है, पूछा जाता है कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन रहते हैं, तो उधर से पूछा जाता है कि आप कौन हैं और इस बात को क्यों पूछ रहे हैं। तभी बताया जाता है कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस के ज़िला मेरठ का थाना लगता है दोराला, वहाँ के बात कर रहे हैं, हमें कुछ जानकारी प्राप्त करनी है, जानकारी जुटानी है। तभी बताया जाता है कि एक बेटी है और एक बेटा है, 2 बच्चे हैं। फिर पूछा जाता है कि अपनी बेटी से हमारी बातचीत करवा दीजिए, तो वो कहते हैं कि हमारी बेटी फ़िलहाल वो घर से निकल चुकी है, जा चुकी है, वो हमसे बात नहीं करती है, वो हमसे नाराज़ रहती है। इस तरह की बात थी। तो पुलिस को अब यहाँ से कहीं ना कहीं एक रास्ता मिल चुका था कि जो उनकी बेटी है, बेटी के बारे में पूछा जा रहा था। तो उन्होंने बताया कि बेटी का नाम एकता देशवाल है, जिसकी उम्र लाइन के दिसंबर 2020 में हो जाएगी, लगभग 22 साल के आसपास की। तभी उन्होंने पूछा कि वो लड़की कहाँ से कैसे गायब हुई, क्या बात हुई। उन्होंने कहा कि एक लड़का था जो कि देसी जड़ी बूटियों का काम किया करता था, एक तरह से तंत्र मंत्र का काम किया करता था। हाँ, उसका एक कार्ड हमारे पास ज़रूर है, उस पर अमन लिखा हुआ था उस कार्ड पर। जब पुलिस ने देखा अमन, तभी पूछा कि कोई और जानकारी, कोई फ़ोटो, कुछ भी हो, ऐसी बातचीत हो तो आप हमें दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि हम ये पता निकाल सकें कि आखिरकार कौन है, क्या है। तो उनके पास एक नाम था अमन और एक फ़ोटो था उस लड़के का फ़ोटो, जो कि किसी होटल में खड़े होकर उसने खिंचवाया हुआ था। आखिरकार पुलिस ने उस फोटो की मदद से आसपास के जितने भी गांव थे वहां पर मुखबिर सक्रिय कर दी जाते हैं, और सक्रिय करने के बाद तो पता चलता है कि एक लड़का है जिसका नाम साकिब है,
गांव के लोग कह रहे थे कि ये अमन नहीं है बल्कि इसका नाम साकिब है। पुलिस का दिमाग यहीं से घूमने लगता है कि वहां उसने अपना नाम अमन बताया हुआ है और यहाँ उसे गांव में लोग साकिब के नाम से जानते हैं। बाप का नाम उसके मुस्तकीम होता है। आखिरकार उसके बारे में और जानकारी जुटाई जाती है तो जो साकिब होता है वो लुधियाना में रहने के बाद वो कपड़ों की फेरी भी लगाता है, देसी जड़ी बूटियाँ भी देता है, अलग अलग तरह की लोगों की मदद किया करता था, एक तरह से तंत्र मंत्र का भी काम किया करता था। आखिरकार जब वो लुधियाना में रहता है तभी शायद इस लड़की के संपर्क में आया होगा। पुलिस ने उसको गिरफ्तार करने के लिए, उठाने के लिए अब जाल बुनना शुरू कर दिया ताकि वो पकड़ा जाए तो आगे की पूछताछ शुरू की जाए कि आखिरकार उस लड़की को गायब करने में उसका कितना हाथ है या नहीं है, या फिर वैसे ही कोई ऐसी लीड मिल रही है। आखिरकार पुलिस ने जब उसको पकड़ने के लिए जाल बिछाया तो वो पुलिस के हाथ लग जाता है और हाथ लगने के बाद वो पुलिस को मौका देखता है और मौका देखते ही भाग जाता है। जब भाग जाता है तो साथ ही एक सिपाही होता है, उसकी पिस्टल छीन के वो भाग जाता है और जैसे पुलिस की सिपाही की जो पिस्टल लेके भागता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए तमाम कोशिश करती है। तो वहीं पास में ही एक सिवाया गांव होता है, वहां पर पुलिस की घेराबंदी करती है और घेराबंदी करने के बाद आखिरकार उसको 2 गोलियां लग जाती हैं और 2 गोली लगने के बाद फिर उससे पुलिस पूछताछ करती है और जानकारी जुटाती है। तब वो कहानी बताता है, वो कहता है कि वो अपने गांव से लगभग 300 किलोमीटर दूर गया हुआ था। पहले लुधियाना में वो काम करता है, कपड़े का व्यापार करता है, साथ ही वो जड़ी बूटियां वगैरह भी देता है, तंत्र मंत्र का भी काम किया करता था। और इसके बाद वो जिसके साथ रहता था उससे थोड़ी सी उसकी नाराज़गी हो जाती है। उसके बाद वो करनाल में जाकर शिफ्ट हो जाता है, वो काम फिर वहाँ करने लगता है। उससे पूछा जाता है कि तुम लड़की के संपर्क में कैसे आए? तब उसने बताया कि एक लड़की उसके पास आती है, उसके पेट पर और उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर एक अजीब तरह का दाद था। उस दाद को ख़त्म कराने में, उसको इलाज करवाने में उसने उसकी मदद की थी। कुछ दवाइयाँ ऐसी दी गई थी जिस दवाइयों की वजह से वो ठीक हो जाती है। जब ठीक हो जाती है तो उस लड़की ने उससे दोस्ती की। दोस्ती होने के बाद दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत हो जाता है। दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं, संपर्क में आ जाते हैं। और देखते ही देखते उस लड़की ने उस लड़के के नाम का टैटू, यानी कि अमन का नाम का टैटू बनवाया, साथ ही अपने नाम का, यानी कि एकता के नाम का टैटू बनवाया। उधर वो अपने घर वालों से लगातार विद्रोह की स्थिति में हो जाती है, घर वालों से बातचीत नहीं करती थी। अमन के साथ रहने के लिए, उससे प्यार करने के लिए उस अमन ने उस पर न जाने कैसा एक जादू किया था कि वो लड़की अपने ही घर वालों के खिलाफ हो जाती है और अमन से वो बेइंतहा प्यार करने लगती है। और एक दिन मौका मिलता है और मौका मिलते ही वो अपने ही घर से निकल जाती है। लेकिन वो थोड़ा बहुत नहीं, उसके घर में जितना भी नकदी थी, जितना भी सोना जेवरात था, वो सब अपने साथ लेकर चुपचाप निकल जाती है। और इसके बाद फिर जो ये लड़का है जिसका नाम साकिब है, साकिब उसे अपने साथ लेकर सीधा पहुंच जाता है उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ के थाना दोराला का एक गांव लगता है लोहिया गांव में आ जाता है 5 मई 2019 को। ये हालांकि उस वक्त गांव में नहीं रहता, लेकिन दोराला में रहकर ये किराए के मकान में रहता था। इसी बीच में एक त्यौहार यानी कि ईद का पर्व आ जाता है और ये तारीख थी 14 मई 2019। चांद रात की वो बात थी। जब घर वालों को ये बात पता चलती है तो घर वाले कहते हैं कि तुम इस तरह से नहीं रह सकते, बल्कि आपको निकाह कर लेना चाहिए। लड़की निकाह के नाम पे खुश हो जाती है। न जाने क्यों इन लोगों ने उस लड़की को रात को ही कोल्ड ड्रिंक के माध्यम से नशीला पदार्थ दिया और नशीला पदार्थ देने के बाद फिर वो अपने दोस्तों की मदद से उस लड़की को जंगल की तरफ लेके जाता है, फावड़ा लेके जाता है और बलकटी लेके जाता है। उस लड़की की हत्या करता है, उसकी गर्दन को बिल्कुल धड़ से अलग कर देता है और दोनों उसके हाथ अलग कर देता है। साथ ही एक सभी नाम का व्यक्ति होता है, उसकी ईख के खेत में उस लाश को दफना देता है। 14 मई 2019 की वो रात थी और दफन करने के बाद उसने जो सर था और जो हाथ थे वो इधर उधर कहीं फेंक देता है, या तो उन्हें कोई जानवर खा जाते हैं क्योंकि वो पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद भी मिल नहीं पाते हैं। आखिरकार जब एक डोगी उस हाथ को लेकर घूम रहा था तभी एक ईश्वर पंडित नाम के व्यक्ति ने उस हाथ को उस कुत्ते के मुंह में देख लिया और ये बात पुलिस तक पहुंच जाती है। और पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था, पब्लिक को यकीन नहीं हो रहा था और ख़ासकर इस लड़की के परिवार वालों को यकीन नहीं हो रहा था। लड़की के परिवार वालों के पास उस लड़की का नंबर था, वो व्हाट्सएप पर अपना दूसरे दिन, तीसरे दिन या चौथे दिन कोई ना कोई डीपी चेंज करती थी और वो कोई ना कोई फ़ोटो लगाया करती थी। साथ ही वो फेसबुक पर भी बहुत ज़्यादा अपडेट थी और घर वाले हमेशा अपनी बेटी से बात करने की कोशिश करते थे, कई मैसेज करते थे तो जवाब नहीं आता था। वो इसने ये दिखाने की कोशिश की कि तुम्हारी बेटी गुस्सा है,
उसके साथ तो वो ज़्यादा दिन नहीं रही, मुश्किल से मुश्किल 3 महीने के आसपास रही होगी। और घर पर जो गांव में रही थी वो 10 या 15 दिन के आसपास रही थी। उसने आते ही उसका कत्ल कर दिया था और घर वालों को लग रहा था कि उनकी बेटी नाराज़ है, वो उससे बात नहीं कर रही है। इधर उसने इनकी बेटी का ना केवल कत्ल किया बल्कि उसके टुकड़े करके ज़मीन में दबा दिया और कुछ इधर उधर फेंक देता है। आखिरकार पुलिस की मुठभेड़ में वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद फिर उसके ऊपर एक एफआईआर दर्ज की जाती है और एफआईआर होती है 251/2019 आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 302, 201, 120 भी, 419, 420, 508। इसमें उस लड़के के पिता मुस्तकीम, भाई मुसर्रत, इसकी भाभी रेशमा, पत्नी नवेद और इसरत पत्नी मुस्तकीम और एक उसका दोस्त होता है अयान पुत्र रमज़ान, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। इन्हें गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद जब खुलासा हो रहा था तो इस लड़की की मां, जिसका नाम सीमा होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहाँ भी वो भी मौजूद थी। क्योंकि ये लॉकडाउन का दौर था, उनका आना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन मेरठ के पुलिस ऑफिसरों ने उनके आने की पूरी व्यवस्था की ताकि कहीं कोई रास्ते में उन्हें रोक ना ले और उनको एक लिखित रूप में परमिशन दे दी थी। उस लड़की की माँ इनकी सीमा ने इस लड़की की जो लड़का है उसकी भाभी, जिसका नाम रेशमा होता है, उसके पास जाती है। बस उससे एक ही बात पूछी कि आखिरकार तुमने मेरी बेटी को मारा क्यों, इसके पीछे की वजह क्या थी। लेकिन वो खामोश थी। जो खामोश थी तब उस लड़की की मां को इतना गुस्सा आता है सीमा को कि वो रेशमा के गाल पर इतनी जोर का एक थप्पड़ मारती है कि जितने भी वहां पर आसपास के लोग थे वो उस थप्पड़ की गूंज चारों तरफ फैल जाती है। फिलहाल वो लड़की के जो परिवार के लोग हैं बहुत दूर रहते हैं और इस मामले में कैसे पैरवी हो रही होगी आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये बताया जाता है कि जो लड़का है उसके परिवार के लोग हैं, उनको ज़मानत मिल चुकी है, वो आराम से बाहर घूम रहे हैं। इतना बड़ा घोर अपराध करने के बाद भी पुलिस के पास सबूत थे, कानून के पास सब कुछ है, लेकिन ऐसे मामलों में भी अगर देरी होती है तो वाकई अपराधियों को और अपराध करने के लिए बल मिलता है। ऐसे अपराधियों को तो जल्द से जल्द और कम से कम समय में फांसी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि इस लड़की ने उस लड़के को चाहने के लिए अपना परिवार, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपना घर सब कुछ छोड़ दिया, अपनी पढ़ाई वगैरह, लेकिन उस लड़के को उसके प्यार की कोई अहमियत नहीं थी और यही कारण था कि उसने उसको बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत दी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते ये सिद्धार्थ नगर के रहने वाले हैं गंगाराम, आज इनका जन्मदिन है। गंगाराम को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और मुंबई की रहने वाली हैं यशोदा जी, उन्होंने एक नाम लेने की अपील की थी जिसमें सुनीता सर्वदे जी हैं, सुनीता जी। और बिहार के पटना की रहने वाली हैं इशिका कुमारी, इन्होंने भी नाम लेने की अपील की थी। इसके अलावा शादाब खान हैं भवानीपुर से, शिवम यादव मैनपुरी से हैं, इंद्राज उनका बेटा है कुलदीप, अमन कुमार अंबाला के रहने वाले हैं, राजीव कुमार हैं, नंदन बिहारी, दिनेश पाल, कुलदीप यादव, गायत्री गुप्ता जो कि कानपुर से हैं, और संजय कुमार। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।